नमस्कार दोस्तों, आज इस साल में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में हम लोग अप्रैल महीने के इस सीरीज़ में 16 से 22 अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स करेंगे मेरे साथ। व्हाट्सएप चैनल आर एस साला पे जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 14 अप्रैल विश्व मौसम विज्ञान अर्थात वर्ल्ड WMO की स्थापना और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित नौसेना भवन में नौसेना के मौसम विज्ञान और महासागर विज्ञान संगोष्ठी के तीसरे संस्करण मेघायन 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया गया है नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी के द्वारा। राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, तो याद रखना है WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व मौसम विज्ञान, इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को। और याद रखना है नौसेना भवन दिल्ली में स्थित है। तो वहीं नौसेना भवन में नौसेना के द्वारा मौसम विज्ञान और महासागर विज्ञान संगोष्ठी के तीसरे संस्करण यानी कि अभी मौसम विज्ञान और महासागर विज्ञान जो कि नौसेना के द्वारा मनाया जाता है कि तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया था और उसका नाम रखा गया था मेघायन 25। और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और इसका उद्घाटन नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, किस बैंक ने मनमाड छत्रपति शिवाजी ट्रेन में पहली बार ATM लगाया? यानी कि ट्रेन में पहली बार ATM जो लगाया गया है वो किसके द्वारा लगाया गया है? तो ये लगाया गया था बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा एक ट्रेन है मनमाड से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जाती है, उसी ट्रेन में ATM की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, मानव जाति के पालने के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अर्थात क्रेडल ऑफ ह्यूमनकाइंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के हिस्से के रूप में किस देश में स्थित स्टेक फाउंटेन गुफाएं, जो बाढ़ के कारण 3 वर्षों से बंद पड़ा था, को पर्यटन के लिए फिर से खोल दिया गया है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका में। तो याद रखना है स्टेक फाउंटेन गुफाएं ये कहाँ पे है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। इसे मानव जाति के पालने या क्रेडल ऑफ ह्यूमनकाइंड कहा जाता है और यह यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के हिस्से के रूप में है। ये दक्षिण अफ्रीका में है स्टेक फाउंटेन गुफाएं। ये पिछले 3 वर्षों के कारण से बंद पड़ा था क्योंकि वहाँ पे एक बार बाढ़ आ गया था, उसे फिर से पर्यटन के लिए खोल दिया गया है। और याद रखना है इंडोनेशिया के बारे में। हाल ही में इंडोनेशिया में माउंट लोबाटोबी, माउंट मेरापी, ये सब जो ज्वालामुखी है वो फटा था। इसके साथ याद रखना है विश्व का सबसे पुराना केव पेंटिंग यानी कि गुफा पेंटिंग, यह जो है वो इंडोनेशिया में देखा गया है। करमपंग केव सबसे ओल्डेस्ट केव पेंटिंग है, इसे देखा गया है। दक्षिण अफ्रीका के बारे में एक और चीज़ याद रखना है, वहाँ पे एक माउंट जेवरा नेशनल पार्क है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में माउंट जेवरा नेशनल पार्क है। वहाँ पे 30 वर्षों के बाद पहली बार केप वल्चर को देखा गया था। तो याद रखना है केप वल्चर को 30 वर्षों के बाद दक्षिण अफ्रीका में देखा गया था माउंट जेवरा नेशनल पार्क में। और ये भी याद रखना है कि माउंट जेवरा नेशनल पार्क जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला को धन शोधन मामले में 15 वर्षों की सज़ा सुनाई गई? तो ये पेरू की पूर्व राष्ट्रपति है ओलांटा हुमाला। इसके साथ याद रखना है अर्जेंटीना के बारे में। अर्जेंटीना के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस हैं। तो उन्हें ऐसा माना जाता है कि वो करप्शन में संलिप्त थी, जिसके कारण USA ने यानी कि अमेरिका ने उन्हें अपने देश में प्रवेश से प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट, न्यूज़वीक और स्टेटिस्टा के विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की 2024 की रैंकिंग में 57वां
स्थान प्राप्त कर भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल कौन बना? तो ये बना है नई दिल्ली एम्स। नई दिल्ली एम्स जो है वो भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल है और ये विश्व में 97वां स्थान प्राप्त किया है 2024 की रैंकिंग में। और यह जो रैंक प्रदान किया गया है यह न्यूज़वीक और स्टैटिस्टा इस दोनों के द्वारा प्रदान किया गया है। इसमें अगर भारत में देखा जाए तो एम्स नई दिल्ली पहले स्थान पर है, भारत में ही मेदांता जो है वो दूसरे स्थान पर है और जिपमर चंडीगढ़ ये तीसरे स्थान पर है। अगर ओवरऑल में देखा जाए तो एम्स क्लिनिक जो है वो 97वें स्थान पर रहा है, मेदांता गुरुग्राम जो है वो 146वें स्थान पर रहा है और जिपमर चंडीगढ़ जो है वो 228वें स्थान पर रहा है। यदि पूरे विश्व में बात की जाए तो पूरे विश्व में मेयो क्लिनिक ये जो है ये न्यूयॉर्क में है। तो मेयो क्लिनिक जो है वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया गया है। नेक्स्ट, 131 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ लगातार चौथे वर्ष कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना? तो ये बन गया है अमेरिका। और इसके साथ याद रखना है चीन के बारे में। चीन से भारत सबसे ज़्यादा भारत का ट्रेड डेफिसिट है। तो याद रखना है भारत का चीन के साथ विश्व में सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट यानी कि सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट किया जाता है भारत के द्वारा वो चीन के द्वारा किया जाता है और अप्रोक्सीमेट 91 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट जो है वो भारत का चीन के साथ है। इसके साथ अमेरिका के बारे में एक और याद रखना है कि भारत में जो रेमिटेंस प्राप्त होता है यानी कि भारतीय लोग जो विदेश में जाकर पैसा कमाते हैं और भारत में भेजते हैं तो वो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो है भारत को अमेरिका से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट, हाल में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बनारस की शहनाई को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। पश्चिम बंगाल के नलेन गुड़ संदेश को, गुजरात के अमलसाद चीकू को और तेलंगाना के चपाता मिर्च को, इन सबको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, इंटरपोल की गवर्नर समिति की अध्यक्षता हाल में किसने संभाली? तो ये संभाला गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। नेक्स्ट, उत्तराखंड में यहाँ पे वाइब्रेंट हो जाएगा, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या होता है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम होता है कि जो सीमावर्ती राज्य है तो सीमावर्ती राज्य के सुदूर क्षेत्र में जो गांव होते हैं, ठीक है, यानी कि एकदम लास्ट में बॉर्डर पे जो गांव होते हैं तो वहाँ पे विकास की बात की जाती है तो इसी को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहा जाता है। तो उसी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के रूप में सुदूर क्षेत्र में साहसिक खेलों, इको टूरिज्म और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सूर्य देवभूमि चैलेंज नामक साहसिक खेलों का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका 4 यानी उत्तराखंड सरकार और भारतीय सेना इन दोनों के द्वारा किया गया है। तो याद रखें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और सूर्य देवभूमि चैलेंज नामक एक साहसिक खेल का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, 18 अप्रैल 2025 को विश्व धरोहर दिवस अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज डे के अवसर पर यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है, जिसके बाद अब तक इसमें भारत के कुल 14 शिलालेखों को शामिल किया जा चुका है। तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। हाल ही में भारत के श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र इन दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि 18 अप्रैल 2025 को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज रजिस्टर में शामिल किया गया है। इन दोनों को तो याद रखना है। और ये 14वां ऐसा हो गया है जिसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट, V2G अर्थात व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी, जिसके तहत विकेंद्रीकृत ऊर्जा भंडार के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से किस राज्य की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने IIT बॉम्बे के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है केरल के साथ। ऐसा इसमें व्यवस्था करने की बात की जा रही है कि व्हीकल टू ग्रिड चैनल यानी कि एक्स्ट्रा
एनर्जी जो रहेगा तो उसको चार्ज किया जाएगा, व्हीकल को चार्ज करने के लिए उपयोग किया जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, व्हीकल टू ग्रिड व्यवस्था स्थापित की जाएगी। तो इसी के लिए केरल ने आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। पहले जैविक पासपोर्ट क्या होता है, जैविक पासपोर्ट इसको बताया जाएगा। जैविक पासपोर्ट होता है डोपिंग का पता लगाने के लिए एथलीट के रक्त मानदंडों, हार्मोनल स्तर इत्यादि का डाटा संकलित करता है। इसको कहा जाता है जैविक पासपोर्ट। यानी कि कोई भी खिलाड़ी है तो उसका एक डाटा प्राप्त किया जाता है, रक्त मानदंड, हार्मोनल स्तर, इन सब का एक डाटा एकत्रित किया जाता है। इसको कहा जाता है जैविक पासपोर्ट। और इसी जैविक पासपोर्ट के आधार पर प्रतिबंधित पदार्थ का सीधे पता किए बिना डोपिंग के संकेत देने वाले प्रवृत्ति पर नज़र रखने के लिए नई दिल्ली स्थित नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लेबोरेटरी में विश्व का 17वां एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तभी क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर से। जैविक पासपोर्ट समझ के क्या होता है? जैविक पासपोर्ट होता है कि डोपिंग का पता लगाने के लिए एथलीट जो होते हैं उनका रक्त मानदंड, हार्मोनल स्तर इत्यादि का एक डाटा संकलित किया जाता है। अब उसको उनका क्या है कि डायरेक्ट उनको डोपिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट डोपिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा। और उनका जो डाटा है उसके संकेत को देखते हुए यह नज़र प्राप्त किया जाएगी कि इसमें डोपिंग की प्रवृत्ति है। तो इसी के लिए नई दिल्ली स्थित नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी, तो याद रखना नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी जो है वो नई दिल्ली में, तो वहीं पे विश्व का 17वां एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट, यानी कि विश्व में अब तक 16 एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट बन चुका है। और भारत में 17वां एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ। तो याद रखना है जैविक पासपोर्ट, एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट, इन सब के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस और ब्रांड चैनल ने किस भारतीय को पहली बार अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया गया है अनन्या पांडे को। तो अनन्या पांडे जो है वो फैशन ब्रांड चैनल के ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। हाल ही में जसप्रीत बुमराह को L&T और स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विक्की कौशल को टाटा मोटर्स का और विद्या बालन को फेडरल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट, चुनाव से पहले महिला वोटरों को लुभाने के उद्देश्य से किसने महिला संवाद योजना लॉन्च की है? तो महिला संवाद योजना ये बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि महिलाओं के पास जाकर उन्हें उनकी समस्याओं के बारे में जाना जाएगा, उनसे बातचीत किया जाएगा, इस तरह की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, ईरान और अमेरिका ने तेहरान के परमाणु लक्ष्यों को लेकर दशकों से चले आ रहे गतिरोध पर चर्चा की शुरुआत कहाँ की है? तो ये शुरुआत की गई है इटली में। नेक्स्ट, किसने वर्ष 2025 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो ये बीजेपी के नेता है राम मोहन नायडू, केंद्रीय मंत्री है राम मोहन नायडू, इनको नामित किया गया है यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड के लिए। और ये जो दिया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाता है। इससे पहले एक भारतीय राघव चड्ढा को यह प्रदान किया जा चुका है। नेक्स्ट, हाल में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया था लखनऊ में। नेक्स्ट, संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा 20 मीटर से अधिक प्राकृतिक गहराई वाली भारत की पहली ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह विजिंजम बंदरगाह, यहाँ पे विजिंजम हो जाएगा, ठीक है, विजिंजम बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ? तिरुवनंतपुरम के निकट प्रधानमंत्री ने किया।
इसे पीपीपी मॉडल आधार पर बनाया गया है। तो ये केरल में बनाया गया है। तो याद रखना है, देश का सबसे गहरा और पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ठीक है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंजम बंदरगाह का उद्घाटन हाल ही में केरल में किया गया है। यह प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है और इसे अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के द्वारा बनाया गया है। और यह जो होता है यानी कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो होता है, इसकी गहराई जो होती है वो 20 मीटर से अधिक होती है। और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है, तो इसे थोड़ा समझ लेते हैं। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि जैसे ये भारत का जो दक्षिणी भाग हो गया, तब यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई शिप, बड़ी शिप आती है तो पानी कम होने के कारण एकदम नज़दीक तक नहीं पहुँच पाती है। तो क्या किया गया कि अंदर में यानी कि जहाँ पे ज़्यादा गहराई वहाँ पे एक नया पोर्ट छोटा सा बना दिया गया। अब क्या किया गया कि जो बहुत बड़े शिप आएंगे तो यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे और यहाँ पे शिप पे खड़े हो जाएंगे, यहाँ पे सामान को उतारा जाएगा और फिर छोटे छोटे शिप से इसे मेनलैंड पर लाया जाएगा। तो इसी को कहा जाता है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो इस तरह का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पहली बार भारत में बनाया गया है और उसका नाम दिया गया विजिंजम बंदरगाह, और यह अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, 14 अप्रैल 2025 को अमेरिका का कौन सा शहर भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया है? तो यह जो घोषणा की गई है ये न्यूयॉर्क के द्वारा घोषणा की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य का कराड शहर स्वच्छता और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के 100% पृथक्करण, संग्रहण और प्रसंस्करण के साथ प्रभावी और टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मानक स्थापित किया है? तो महाराष्ट्र का कराड शहर है। तो यहाँ पे 100% जो चिकित्सा अपशिष्ट है उसका निपटान किया गया है। नेक्स्ट, साउथ बॉम्बे टाउन हॉल के पास बरगद के पेड़ के नीचे स्थापित विश्व का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज BSE ने 9 जुलाई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो BSE ने अभी हाल ही में अपना 150वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। सिंपली यह साउथ बॉम्बे में एक जगह है, एक है टाउन हॉल। तो जो साउथ बॉम्बे में टाउन हॉल है उसी के पास एक बरगद का पेड़ है, तो उसी के नीचे इसे स्थापित किया गया था शुरू में। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और वर्तमान में वह विश्व का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। तो वह अभी 150वां स्थापना दिवस मना रहा है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1875 में की गई थी। नेक्स्ट, 3 वर्षों के लिए अगस्त 2027 के लिए स्थापित 23वीं वित्त आयोग का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? जिनका कार्य खासकर UCC पर रिपोर्ट की प्रस्तुति, गरीबों को प्रभावित करने वाले कानून का अध्ययन तथा भारत के आर्थिक विकास में बाधा डालने वाले कानूनों की पहचान करना है। तो हाल ही में दिनेश महेश्वरी, इन्हें वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना गया। सिंपल यही क्वेश्चन है, लेकिन ये जो वित्त आयोग होगा यह 23वां वित्त आयोग होगा, ठीक है, 23वां। और इसे अगस्त 2027 यानी कि ये जो वित्त आयोग होता है उसका कार्यकाल होता है 3 वर्षों का, और 3 वर्षों का जो कार्यकाल होगा इनका यह अगस्त 2027 में समाप्त हो जाएगा। इससे पहले जो 22वें वित्त आयोग थे तो उसका अध्यक्ष चुना गया था ऋतुराज अवस्थी को, लेकिन इन्होंने बीच में ही पद को छोड़ दिया था। तो ये जो वित्त आयोग बनाया जाता है तो उसको कुछ कार्य पर फोकस करने के लिए बोला जाता है। तो ये जो दिनेश महेश्वरी जो 23वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चुने हैं तो इनका मुख्य रूप से 3 कार्य रहेगा। क्या क्या रहेगा? तो खासकर UCC पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है, UCC पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, गरीबों को प्रभावित करने वाले कानूनों का अध्ययन करना, दूसरा ये रहेगा। और तीसरा ये रहेगा कि भारत के आर्थिक विकास में बाधा डालने वाले जो कानून होते हैं उनके पहचान करना। तो इन सबको याद रखना है। दिनेश महेश्वरी कौन है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। और ऋतुराज अवस्थी, इन्हें हाल ही में लोकपाल का सदस्य नियुक्त किया गया है, इसी के लिए वो इस पद को छोड़ दिए थे। नेक्स्ट, बाली में आयोजित 24वें फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया अर्थात
FIMMDA के वार्षिक सम्मेलन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने कहा, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार 2020 की अपेक्षा 2024 में दोगुना होने की घोषणा की। तो ये जो है वो वर्तमान में कितना हो गया है, तो ये वर्तमान में $60 बिलियन हो गया है। ठीक है, $60 बिलियन हो गया है भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार। विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं, जो विदेशी मुद्रा का व्यापार जो बोलते हैं कि एक्सचेंज होता है, वो $60 बिलियन का हो गया है, जो प्रतिदिन होता है। 2020 में यह $32 बिलियन था, यानी कि प्रतिदिन $32 बिलियन का विदेशी मुद्रा का एक्सचेंज होता था, जो बढ़कर $60 बिलियन हो गया है। तो ये भी याद रखना है कि हाल ही में बाली में 24वें फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और उसी में भाग लिए थे RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट, किन देशों के बीच आयोजित बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास डेजर्ट फ्लैग का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया, जिसमें भारतीय वायुसेना का MiG-29 और जगुआर लड़ाकू विमानों ने भाग लिया। तो ये उपरोक्त सभी, यानी कि इसमें ये क्लियर हो गया कि 2 देश तो भाग लेते हैं, जैसे एक UAE है और एक भारत, ये दोनों तो भाग लेता है। और इस बार जो इसका आयोजन किया जाता है, इसका आयोजन UAE में ही किया जाता है। डेजर्ट फ्लैग जो है इसका आयोजन UAE में किया जाता है। तो इसमें UAE में इसका जो आयोजन किया जाता है, इसमें UAE और भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ये सभी देश जो है वो भाग लेते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में चीतों के दूसरे आवास की परियोजना के अंतर्गत किस अभयारण्य में 2 चीतों को स्थानांतरित किया गया है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य है मध्य प्रदेश में। तो वहीं पे कूनो नेशनल पार्क, यहाँ पे कूनो जगह, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क, जिसे अफ्रीकी चीतों का पहला आवास बनाया गया है, तो वहाँ से 2 चीतों को स्थानांतरित किया गया है। तो याद रखना है, कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, ये दोनों जो है वो कहाँ है, ये दोनों मध्य प्रदेश में है। और वहीं पे चीता का दूसरा घर बनाया गया है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में, और कूनो नेशनल पार्क जो है वो चीतों का पहला घर है। इसके साथ याद रखना है माधव टाइगर रिजर्व, यह जो है वो ये भी मध्य प्रदेश में है और यह भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है। और ये जो माधव टाइगर रिजर्व है, ये जो है पहले माधव राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान था, तो उसी को माधव टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया गया है। और यह माधव टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। तो माधव टाइगर रिजर्व, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, कूनो नेशनल पार्क, इन सब के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, क्रिकेट का बाइबल, क्रिकेटर अल्मोनेक में, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, ठीक है, क्रिकेट के बाइबल विजडन, ठीक है, क्रिकेट का बाइबल विजडन क्रिकेटर्स अल्मनेक, ठीक है, विजडन क्रिकेटर अल्मनेक में हाल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसका उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना, इन दोनों को विजडन क्रिकेटर अल्मनेक में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2024 में किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसका उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा, स्वीडिश अमेरिकी ट्रैक फील्ड एथलीट पोल वोल्ट स्टार मुंडो डिप्लांटिस। तो मुंडो डिप्लांटिस और सिमोन
बाइल्स, मुंडो डुप्लांटिस और सिमोन बाइल्स, इन दोनों को सम्मानित किया गया है। तो मुंडो डुप्लांटिस है वो क्या है, तो ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं, ट्रैक फील्ड मन के ये दौड़ने वाले खिलाड़ी हैं, ट्रैक फील्ड एथलीट या फिर पोल वोल्ट स्टार इनको कहा जाता है, मुंडो डुप्लांटिस। और हमने अमेरिका के ही जिम्नास्टिक है सिमोन बाइल्स। तो इन दोनों को लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से पिंक ई रिक्शा योजना किस राज्य में लॉन्च करने की घोषणा की गई है, तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च करने की घोषणा की गई है पिंक ई रिक्शा योजना। नेक्स्ट, किस देश की तटरक्षक जहाज हुराबी के नवीनीकरण का कार्य भारतीय नौसेना के द्वारा पूरा किया गया है, तो मालदीव्स का एक जहाज है हुराबी। याद रखें हुराबी क्या है, तो मालदीव का जहाज है जिसका मरम्मत का काम भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, लॉस एंजलिस के टाउन हॉल में आयोजित होने वाली गोल्ड हाउस के वार्षिक गोल्ड गाला में ग्लोबल वैनगार्ड पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ, तो हाल में ग्लोबल वैनगार्ड पुरस्कार दिया गया है प्रियंका चोपड़ा को। तो याद रखना है टाउन हॉल, लॉस एंजलिस के टाउन हॉल में आयोजित की गई है गोल्ड हाउस के वार्षिक गोल्डन गाला के ग्लोबल वैनगार्ड पुरस्कार दिया गया है प्रियंका चोपड़ा को। नेक्स्ट, 23 जनवरी विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के अवसर पर पुस्तकों के पढ़ने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूनेस्को ने वर्ष 2025 को पहली बार पुर्तगाली भाषी शहर को पुस्तक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। तो किसे पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है, तो ये घोषित किया गया इस बार रियो डी जेनेरो ब्राज़ील को, और ये पुर्तगाली भाषी क्षेत्र का पहली राजधानी है। ठीक है, रियो डी जेनेरो। तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि पुस्तक राजधानी किसे घोषित किया गया है, तो रियो डी जेनेरो को किया गया है जो कि ब्राज़ील की राजधानी है। और ये जो घोषणा की जाती है वो यूनेस्को के द्वारा की जाती है, तो ये भी ध्यान रखना है, यूनेस्को के द्वारा की जाती है। और 23 जनवरी को मनाया जाता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, और इसका मुख्य उद्देश्य है पुस्तकों के लेखन और पढ़ने की इच्छा को बढ़ावा देना। पहली बार जो 2001 में पुस्तक राजधानी घोषित की गई थी यूनेस्को के द्वारा, और ये स्पेन के मैड्रिड को घोषित किया गया था। ठीक है, स्पेन के मैड्रिड को। नेक्स्ट, आयकर अधिनियम 1961 के धारा 206C के अंतर्गत 1% का TCS अर्थात टैक्स कलेक्शन और सोर्स पहले 10 लाख से अधिक की गाड़ियों पर लगाई जाती थी, अब कुछ अन्य लग्जरी सामानों पर भी लगाया जाएगा। इसमें और कौन से लग्जरी सामान शामिल है, तो इसका उपरोक्त सब हो जाएगा। जैसे कि अगर आप 10 लाख से अधिक की घड़ी लेते हैं, कोई एंटिक पेंटिंग या फिर आर्ट लेते हैं, कॉइन्स लेते हैं या फिर स्टाम्प लेते हैं, तो इन सब पर ये लगाया जाएगा। अगर कोई शौक से यानी कि लग्जरी नाव लेते हैं, हेलीकॉप्टर लेते हैं, कोई सन ग्लास लेते हैं, बैग लेते हैं जो 10 लाख से अधिक का है, तो उस पर लगाया जाएगा। जूता लेते हैं, स्पोर्ट्स वियर, होम थिएटर, रेसिंग घोड़ा, ये सब जो है, तो उन सब पे अब ये TCS यानी कि टैक्स कलेक्शन और सोर्स लगाया जाएगा 1% का। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोग। कोशिश करके 2-3 बार करके इस सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।